तो मेरा वहां से मतलब बाद में प्रॉपर नहीं हो पाया था। अरे रिकॉर्डिंग, एक सेकंड को रिकॉर्डिंग पॉज करने दो। हाँ अब हाँ प्रोविडेंट फंड का देखो स्टार्ट करते हैं। प्रोविडेंट फंड का क्या था, अंडर दिस स्पेसिफिक डिडक्ट होगी। और देखो उसका ना बेसिक, अब यहाँ से अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला ना इतना वो इतना में नहीं है। अब देखो लेकिन अब क्या चीज है कि जो हमें प्रोविडेंट फंड से हमें क्या क्या चीजें हमारी वो होती हैं। एक तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस फंड के अंदर, जैसे मान लो ये घड़ा है यहाँ पे, एक तो क्या है इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, एक है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर। और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ये इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, और एक इंटरेस्ट मिलेगा हमें ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। अब इसके हम आगे हम फर्दर इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं क्या क्या होती है। और सबसे पहले प्रोविडेंट फंड कौन कौन से होते हैं, आरपीएफ, यूआरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ। जो आरपीएफ होता है देखो इसके नीचे से पढ़ते हैं पापा। आरपीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इट इज गवर्न बाय पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ टू द इनकम टैक्स। याद है अपने पार्ट ए पढ़ा था, शेड्यूल नहीं शेड्यूल सॉरी वो वाला तो नहीं है, नहीं 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 वो वाला नहीं है यहाँ पे। चलो अब इसमें क्या लिख रखा है, इसमें क्या होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ द फंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। मतलब एक तो ये होता है आरपीएफ, ये होता है कि जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी है ना वो इसको रिकॉग्नाइज कर देती है। मतलब कि यहाँ से हमें डिडक्शंस वगैरह मिलती है ना सेक्शन 80C के अंदर, तो वो अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है यहाँ से हमें सबसे पहले। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर हमें इस फंड के अंदर डिपॉजिट करवाने ना, तो ये फंड होता है ना कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से वो अप्रूवल, मतलब वो होता है कि अप्रूव्ड होता है वहां से रिकॉग्नाइज इस फंड के अंदर। और अनरिकॉग्नाइज वही हो गया अगर अप्रूव्ड नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा। एसपीएफ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट या फिर मतलब स्पेशल लोकल बॉडीज मतलब उनको ऑर्गेनाइज कर रही होती है ना, उनको मतलब कोई स्पेसिफिक बॉडी उसको वो कर रही है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज मतलब प्रोविडेंट फंड हो जाता है वहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में मतलब उन्हें उनके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं ये। एसपीएफ भी इतना मतलब वो नहीं है अपने लिए ना। आरपीएफ और पीपीएफ मतलब थोड़े वो ज्यादा होते हैं। पीपीएफ में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय बेस्ड होते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉय, वो करवाते हैं। क्योंकि जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय हो गए ना, जैसे आप मतलब जैसे नॉर्मल फैमिली क्लास हो गए, वो मोस्टली ना सारे पीपीएफ के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। मतलब उसके अंदर जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो सारे यहाँ पे करवाते हैं। एक तक कि उसमें क्या मिलता है कि एटीसी के अंदर रिडक्शन मिल जाती है उन्हें, मतलब वो इसलिए करवाते हैं ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके उन्हें। अब इसमें आगे ये एक इसको इसको जरूर सॉरी इसको जरूर ड्रॉ करके जाना है इस वाले को, मतलब अपने करके जाना, मतलब उसको करना अपने। इसमें क्या लिख रखा है, सबसे पहले वही ऊपर आरपीएफ मतलब वो सारी फॉर प्रोविडेंट फंड बता रखे हैं। अब इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का हमने क्या ट्रीटमेंट करना है कि जो हमें सैलरी दे रखी होगी ना, सैलरी नीचे सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं। सैलरी फॉर इसके लिए मतलब आरपीएफ मतलब इनके लिए क्या क्या सैलरी का मीनिंग है, बेसिक सैलरी, डीए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, रिटायरमेंट वाला, और कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। मतलब इसमें मोस्टली केसेस में ना तुम्हें यही मिलती है सैलरी का मीनिंग, सैलरी डीए और सैलरी डीए इफ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायरमेंट वो वाला, और एक कमीशन एज अ बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। तो अब इस केस में क्या लिख रखा है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। मतलब जितनी तुम्हारी मान लो सैलरी आई होगी तुम्हारी 5 लाख, तो उसका हम जैसे उसमें अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है मान लो 70,000, तो तुम्हें बताना टैक्सेबल कितना होगा। देखते तुम्हारे अभी स्टार्टिंग से कितने क्लियर है मेरे को थोड़े वो करने से पहले। तुम्हारी सैलरी आई है सैलरी 5 लाख, तुम्हारा बताओ टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा, जल्दी से देखते हैं। 10,000। करेक्ट, क्योंकि हमें सैलरी का सीधा था 12% हमने मान लो तुमने वो एक लिमिट ले ली कि 12 की मतलब 12% हम मैक्सिमम ले सकते हैं सैलरी का। वो एग्जाम्प्ट होएगा, मान लो एग्जाम्प्ट होता है मतलब वो टैक्सेबल नहीं होता। तो 12% ऑफ सैलरी कितना, 5,60,000 आ जाएगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 70,000। जो ये रिमेनिंग गैप है ना 10,000, ये तुम्हारा टैक्सेबल आएगा। और तुम इसको जब आंसर अपना प्रेजेंट करोगे ना, तो वहां पे लिखोगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, सीधा सा लिखना। और तुम इसकी अगर कैलकुलेशन वर्किंग नोट में इसको बना देना, या फिर वहीं पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर देना कि 12% ऑफ सैलरी वाज दिस और इन एक्सेस वाज दिस। बस इतना सर्च करके वो कर देना। एक नंबर आधा एक नंबर ना इसका भी तुम्हें मिल सकता है कि तुम्हारा कहीं और ऊपर नीचे गलत हो गया। ऐसे वर्किंग नोट तुम्हारे ना इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा जितने वर्किंग नोट बनाओगे ना तुम ऐसे लगा लो आधा एक एक नंबर कहीं तुम इंक्रीज कर लोगे अपना कहीं ना कहीं से, वो तुम्हारी रैंक का डिफरेंस कर सकता है, एग्जाम्शन का,
या फिर तुम्हारे पास होने का भी, इतने मैटर करता है, हाफ ऑफ एक 1 मार्क्स नोट्स का तुम्हारा। यही हो गया। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एक लगा लो एप्रोप्रिएशन, मतलब वही हो गया ना कि मतलब सैलरी तो हमें मिल गई, अब सैलरी मिलने के बाद वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा ना अपने जो हमें उसे अमाउंट रिसीव हुई होगी, तो उसके रिसीव करने के बाद क्या है, आरपीएफ में तो एक वही होता है ना कि इनकम टैक्स ने वो कर दिया रिकॉग्नाइज, तो इनकम मतलब कर दिया, तो ये सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन लेने के लिए वो अप्लाई एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब एलिजिबल एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इंटरेस्ट का क्या है, अमाउंट इन 9 एक्सेस ऑफ 9%, 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जितना हमें 9.5% तक का मिल रखा होगा ना, उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो भी पर एनम बेसिस पे, कि मतलब जितना हमें, अब इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव, interest is received, let's take this amount, and this is चलो टैक्सेबल बता दो, टैक्सेबल कितना है, चलो जल्दी से सॉल्व करें, मतलब छोटा सा ही है तो। बताओ टैक्सेबल है कि नहीं कुछ, लेट्स सी। 50 रुपीज। 50 रुपये, अच्छा, चैट बॉक्स ओपन करके 50 रुपीज इज टैक्सेबल, ओके। अंशिका, अंशिका हाँ जी भैया। बताओ तुम्हारा आंसर। भाई 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 पॉइंट कुछ 5 पॉइंट आ रहा है, मतलब कुछ नहीं। 1 मिनट। हाँ 520 आ रहा है मेरा, 521 कुछ। मेरा भी वैसे 5। राधिका तुमने कैसे किया इसको? मैं तभी कहूँ मेरा 50 तो आ नहीं रहा, 521 आ रहा है। तो तुम अपना आंसर, तुम चाहे तुम्हारा गलत हो चाहे नहीं, तुमको खुद पे अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपना, तुम्हारा आंसर गलत हो चाहे नहीं हो, तुम्हें अपना फुल, तुमने कैसे किया बताना। मैंने 0.8 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9.6 आया। हाँ मैंने फिर वो गलती कर दी। नहीं, ठीक करा है। फिर वो क्या? 0.1 एक्स्ट्रा था, मतलब 9.6 आया माइनस 9.5, तो 0.1 एक्स्ट्रा था। डिवाइड बाय हाँ, वो भूल गई। 9.6। हाँ, समझ गई, सॉरी। समझ गई? हाँ, डिवाइड करना डिवाइड भूल भी गई। करना था यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो इसका सीधा सा है कि देखो, एक तो तुम ये कह सकते हो कि 9.6%, इसका सॉल्यूशन देते जल्दी से। सॉल्यूशन क्या आएगा, 9.6% क्या हो जाएगा पर एनम, ध्यान से यहाँ करना था हमें कि क्वेश्चन वहाँ पे 9.6% पर एनम है, तो डिफरेंस तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि डिफरेंस कितना है, 0.1%, तो 0.1% कितना इक्वल टू होगा 50 रुपीज। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 9.6%। या तो तुम इसको 520। ऐसे कर सकते हो, इसका या फिर एक अगर कैलकुलेटर पे इसको जल्दी से करना होता है तो 9.6% आ गया तुम्हारा। 9.6 को ना तुम 50,000 से डिवाइड करो, मतलब अगर तुमने तुम्हारा ये क्लियर है तो तुम इसको ही रखो अपना। मैं तो सीधा ऐसे कर देता था कि जैसे 50,000 है, डिवाइड बाय 9.6%, ये जितनी अमाउंट आ गई इंटू 9.5% माइनस 50,000,
जितना बचा वो टैक्सेबल आ जाएगा मेरा। हम डिफरेंस करके करते हैं। हाँ मतलब नेट अमाउंट तो मतलब वही आएगी तुम्हारी, मतलब वही जिससे आएगा। तुम्हारा क्लियर होना। हाँ, तो मैं बस वैसे दूसरा एक वे बता रहा था, मैं इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा, बस वही था। मतलब ये भी मतलब गलत तो कोई नहीं होता, नेट अमाउंट हमने सही बोलना है। तो चलो ये तुम्हारा हो गया क्लियर कि ठीक है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से ये क्या होता है कि हमें ना इनसे टैक्सेबल मतलब अनरिकॉग्नाइज है, तो इसमें एम्प्लॉयर ना मोस्टली वो नहीं करते हैं उसमें अनरिकॉग्नाइज में। तो नॉट टैक्सेबल ईयरली जब हमें मिलेगा ना, तो उस ईयर में हमें टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। मतलब हर ईयर में टैक्सेबिलिटी जब मुझसे अमाउंट विड्रॉ मतलब वो करवाते हैं ना, या फिर जब एम्प्लॉयर करवाता है, तो वहाँ होता है ये चीज़। और यही क्या है, अनरिकॉग्नाइज को ना मतलब कोई प्रमोट नहीं करना चाहते हम अनरिकॉग्नाइज को, तो अभी क्या है, एटीसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है इसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वो कर रहा है। और नॉट टैक्सेबल ईयरली मतलब जब उसे मिलेगा मतलब तभी होता है। मतलब इससे ना इनके कोई कंडीशंस हो गया, अभी देखो इनके खुद के एक्ट के अंदर जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है या फिर जो रूल्स है उसके अंदर तो हमें पता नहीं, वो ना वो रेफर करना पड़ेगा थोड़ा डीप जाने के लिए। तो हम ऊपर से देख सकते हैं, बस इसका तुम्हें लास्ट में तुम्हारा ये ट्रीटमेंट होना चाहिए कि अनरिकॉग्नाइज पर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है, नॉट टैक्सेबल ईयरली मतलब हर साल टैक्सेबल नहीं होगा। नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉय डिडक्शन, मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में तुम्हें एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इस पॉइंट को इस यहाँ पे थोड़ा स्टार हाईलाइट करना। ऊपर वाले 2 पॉइंट इतने नहीं है, ये वाला पॉइंट थोड़ा है कि एटीसी में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा होगा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट इन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रुपीज 80,000, तो वहाँ तुम्हें ध्यान रखना कि वो एटीसी में एलिजिबल नहीं होगा। तो ये तुम स्टार मार्क करके रखना यहाँ पे। और स्टैट्यूटरी में के केस में क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, फुल्ली एग्जाम्प्ट जितना मिलेगा सारा का सारा, क्योंकि वो गवर्नमेंट वापस हो गया, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बॉडी का आ गया, तो वो प्रमोट कर मतलब अपने खुद के वो बेनिफिट में देख रही है, तो वो फुल्ली एग्जाम कर देगी। इंटरेस्ट क्रेडिट को भी फुल्ली एग्जाम कर देगी। एटीसी में एलिजिबल कर देगी अगर एम्प्लॉय कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एटीसी में जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ लिमिट हो जाती है मैक्सिमम 1.5 लाख की। और पीपीएफ के केस में नॉट एप्लीकेबल एज देयर इज ओनली असेसिस ऑन कंट्रीब्यूशन। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसमें मतलब जो मतलब जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैंने अपना खुद का पीपीएफ खोल रखा है, मतलब इसमें एम्प्लॉयर वो नहीं करता, मतलब एम्प्लॉयर नहीं खोलता मेरा पीपीएफ का अकाउंट। मतलब जो होता है जो मतलब असेसी होता है ना, वो खुद खोलता है अपना पीपीएफ का अकाउंट। तो उस केस में ना मतलब वो कि जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, तभी क्या लिखा है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और ये क्या है, एलिजिबल फॉर एटीसी, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा रखना कि ये एटीसी के लिए एलिजिबल है, मोस्टली यहीं से पूछते हैं वो। और एक ये वाला पॉइंट, ये वाले तुम्हारे ना ये वाले पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक तो ये मतलब बीच वाले को इसको छोड़ देना, ये वाला थोड़ा इतना वो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। स्टैट्यूटरी में भी इतना मतलब जो एग्जाम हो रहा है वो भी इतना मतलब नहीं पूछते, वैसे करके जाओगे तो मतलब बेटर ही है, तो अच्छा ही है। ये लास्ट के जो ये वाले है ना, ये थोड़े से बढ़िया है, मतलब ये 3 फर्स्ट 3 और ये बीच वाला ये वाला बीच के मतलब एलिजिबल कौन से एटीसी के अंदर एलिजिबल है, ये थोड़ा से करके जाना। सॉरी। हाँ, और अब क्या लिख रखा है, ये तो हमें क्या था, जब एम्प्लॉयमेंट पीरियड हमारा कंटिन्यू हो रहा है और अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का केस है, तो उस केस में क्या होगा, आरपीएफ पीपीएफ एसपीएफ। आरपीएफ पीपीएफ एसपीएफ, क्योंकि यूआरपीएफ जो अनरिकॉग्नाइज है वो अलाउ ही नहीं होता रिटायरमेंट के केस में, मतलब उसमें मतलब सारा टैक्सेबल कर देते हैं वो। इस केस में मतलब उसके मतलब अनरिकॉग्नाइज के केस में ना, जिस ईयर में तुम अमाउंट मिलेगी ना, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। मतलब जिसमें तुम मतलब वो जब भी तुम्हें अमाउंट रिसीव होगी ना अनरिकॉग्नाइज से, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें क्या लिख रखा है, फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन दिस, क्या लिख रखा है, द पेमेंट रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम द फॉलोइंग फंड्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फुली अंडर द सेक्शन। अब मतलब इसमें ये लिख रखा है कि अगर हमें रिटायरमेंट के केस में अगर ये हमारे अमाउंट मिलेगी ना, कहाँ से, आरपीएफ पीपीएफ और एसपीएफ से, जो भी हमें अमाउंट मिलेगी ना वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, मतलब कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी जो हमें अमाउंट मिलेगी। मतलब क्या लिख रखा है, पेमेंट रिसीव्ड बाय एसएससी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, पीएफ टू विच पीएफ अप्लाइज, पीपीएफ हो गया। ठीक है, पीएफ टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाइज, ठीक है, वही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टैट्यूटरी हो गया, ये पीपीएफ हो गया। सेक्शन 10-12 किसकी बात करता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ। accumulated balance payable to an employee participating in RPF।
इस केस में क्या होता है, आरपीएफ के केस में एक तो भैया कि अगर उसने 5 मतलब 80 से भी इसमें थोड़ा बहुत रेफरेंस आता है वहाँ पे 5 इयर्स वाला, कि मतलब उसमें क्या लिखा होता है, अगर एम्प्लॉय ने अगर 5 इयर्स की मतलब सर्विसेज रेंडर कर दिया कि नहीं। मतलब हम सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करते हैं, अगर उसने 5 इयर्स की मतलब सर्विसेज रेंडर कर दी, तो जो भी उसे अमाउंट मिलेगी ना, मतलब आरपीएफ से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से लास्ट में एक्यूमुलेट हो गए, तो वो सारी की सारी क्या एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसने 5 इयर्स उसने कंप्लीट नहीं किए, तो उसके केस में हम आगे फर्दर चेक करेंगे वो उसने 5 इयर्स मतलब जो सर्विसेज है वो क्यों छोड़ी। मतलब हेल्थ के कारण छोड़ी, अपनी इल हेल्थ, मतलब या उससे मतलब कोई बीमारी में गया थी, मतलब एम्प्लॉयर का बिजनेस सॉरी या तो मतलब उससे एम्प्लॉयर का बिजनेस कोई डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब कुछ कम हो गया, मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब हो रहा है, या तो मतलब कोई एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं था। तो उस केस में अगर ये तीनों रीजंस हैं तो क्या हो जाएगा, फिर फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहे फिर हम आगे एक फर्दर पूछेंगे एक चीज, इज एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू क्रेडिट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट इन आरपीएफ मेंटेन विद हिज न्यू एम्प्लॉयर। कि मतलब जो इसका जो अमाउंट था जो एम्प्लॉय का था, जो मतलब जो सर्विसेज मतलब जैसे लीव कर रहा है अपना, कि जो ये इन रीजंस के कारण, मतलब जैसे इन रीजंस के अदर रीजंस है, तो उस केस में जो अगर वो न्यू एम्प्लॉय में जा रहा है, न्यू एम्प्लॉयर के केस में मतलब उसका कोई न्यू एम्प्लॉयर है, अगर हम उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या लिख रखा है, ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब उसी के अकाउंट में, मतलब जो एम्प्लॉय है उसी के अकाउंट में किया है। अब उसको मेंटेन कौन करेगा, न्यू एम्प्लॉय मेंटेन करेगा। तो उसको ये है, मतलब जैसे मिस्टर एक्स का वो था एम्प्लॉय है, और मतलब मिस्टर एक्स, मान लो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है, और एबीसी एम्प्लॉयर है ओल्ड वाला, और न्यू एम्प्लॉय है एक्स, मतलब न्यू एम्प्लॉयर है एक्स वाई जेड। तो जो एक्स वाई जेड है ना, मिस्टर एक्स का जो आरपीएफ है वो अगर वो मेंटेन कर रहा है, मतलब जो एबीसी था उसने अगर सारी अमाउंट ट्रांसफर कर दी उसमें, ये जो एबीसी था, ये ए वाला ये हो गया, ये एक्स वाले हो गए, ये मान लो एक्स वाई मान लिया इसको हमने। अगर मान लो ये जो अमाउंट ट्रांसफर है अकाउंट इसके मतलब इसमें ट्रांसफर कर दिया, अब मतलब मेंटेन कौन करेगा, वाई एक्स वाई जेड वाले, ये वाले। और लेकिन अकाउंट किसका, वो तो उस केस में अगर ये हो गया है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो फुल्ली का फुल्ला टैक्स मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग ट्रांसफर टू एनपीएस अकाउंट रेफर्स टू 80 सीसीडी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 80 सीसीडी तुम आगे मतलब इसको वही चैप्टर 6 डिडक्शन में पढ़ोगे। अगर उसके अंदर एनपीएस मतलब आता है कि अगर हमने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर हमने अगर ये डिपॉजिट करवा दी, तो उस केस में भी ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने नहीं करवाई तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपने केस में ना, और ये कौन से में है, आरपीएफ, ये ध्यान रखना, ये केस आरपीएफ का है 5 इयर्स वाला, ना कि एसपीएफ यूआर, मतलब यूआरपीएफ तो होता ही नहीं, ना एसपीएफ होगा ना इसमें पीपीएफ होगा, क्योंकि पीपीएफ के केस में क्या है, मतलब उसे मतलब पीपीएफ वही नहीं होता। तो इस केस में ना ये वाला चार्ट ड्रॉ करके चलना, जल्दी से इसको ऐसे लिख लिया करना, ये लिखना 5 इयर्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, येस और नो। हो गए तो मतलब ठीक है, मतलब वही आगे ये सेम चार्ट इसको ऐसे ड्रॉ करना, और लास्ट में ना जो ये बड़ा थोड़ा तुम लिख रखा है ना, इसको बस सीधा सा ये लिखना कि जो एम्प्लॉय का जो अकाउंट है मतलब वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, मतलब न्यू एम्प्लॉयर के केस में उसको अगर न्यू एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है आरपीएफ के अकाउंट को, तो उस केस में अगर येस है तो ठीक है एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना थोड़ा सा चार्ट को। और इसमें भी अगर एनपीएस के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसको सीधा लिखना ट्रांसफर टू एनपीएस अकाउंट, एनपीएस रेफर और ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 80 सीसीडी एंड नोटिफाई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर ही रखा, मतलब वो नोटिफाइड होते ही है मोस्टली केसेस में, तभी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लाइक ये पोर्शन भी कवर हो गया। यूआरपीएफ का इसने स्पेसिफिकली बता दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, अलग से इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देयर ओन इज टैक्सेबल एज सैलरी, मतलब जब भी उसे मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो फुली टैक्सेबल, वही है कि जब भी एम्प्लॉयर करेगा तो उस केस में फुली टैक्सेबल हो जाएगा, वो भी सैलरी हेड में जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी, मतलब उस केस में कोई भी लिमिट हमें एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब जैसे उस केस में अगर 50,000 उसने ट्रांसफर किया अमाउंट, मतलब 50,000 एम्प्लॉयर ने किया और उस पर मतलब 12% 10% उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे मतलब नेट अमाउंट मान लो 5,500 की मिलेगी, अरे मतलब 50,000 इंटू 12 6 लाख सैलरी मिलेगी उस, मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा, मान लो, अरे मैं ज़्यादा अमाउंट बोल गया, वैसे 20,000 मतलब 20,000 वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना, तो 20,000 इंटू 12 कर देंगे पर मंथ के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो कितना हो जाएगा 2,40,000। और प्लस इस पे अगर इंटरेस्ट हम काउंट करें तो हमें मान लो 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा 24,000, तो 2,64,000 एज इट इज की सैलरी में ऐड हो जाएगा। और इसको तुम ऐसे लिखोगे
एक तो इंटरेस्ट क्या लिखोगे, एक तो इंटरेस्ट अमाउंट लिखोगे, एक लिखोगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, मतलब दो पार्ट में इसको लिखना अलग से यूआरपीएफ के केस में। हम्म, चलो ये हो गया। इन क्वेश्चंस को ना साथ के साथ जो हमारे टॉपिक्स हो रहे हैं उनको साथ के साथ अपने डेली बेसिस पे ना करके आना, मतलब अपना नेक्स्ट पे, मतलब इसको ना डेफर मत करना अभी के अभी, जैसे है ना तुम या तो अभी कर लेना या फिर जब भी तुम नेक्स्ट सेक्शन में ज्वाइन करो ना 15 मिनट पहले इनको क्वेश्चन को करके आना, 15 मिनट जब इनको छोड़ना मत। ओके ये भी भैया। हमने सेक्शन, हाँ अगर तुम ये कर लोगे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज पहले से रहेगा। तुम्हारे क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन तुमने ऐसे बोलोगे मैंने मॉड्यूल सारा कवर कर रखा है, तुम कहीं से कर लो। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, ये इतना वो सही बता रहा हूँ, ये इतना कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। बस इसकी हेडिंग देख लेते हैं जल्दी से, कंपनसेशन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अरे यार इनको थोड़ा मतलब मेरा भी अभी इनका कल देखता हूँ उनको, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, इसका थोड़ा सा अलग सा टाइम देना पड़ेगा मेरे को, इसको नेक्स्ट कल रखेंगे, लीव इसको। ओके कितना टाइम पड़ा है अभी, 10-12 मिनट्स पड़े हैं, 12 मिनट्स के केस में ये वाला एरिया कवर कर लिया, ये हो जाएगा मेरा। रेंट फ्री अकोमोडेशन का चार्ट बना रखा है कि नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन का, तो वो अपने एक बार देखना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का चार्ट वगैरह कुछ बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है इन्होंने मॉड्यूल में। चलो इसको छोड़ो, रेंट, चलो इसमें ये, चलो ये पढ़ते हैं, देखो चलो परक्विजिट से हम स्टार्ट करते हैं। अब परक्विजिट्स पे क्या होते हैं, एक तो क्या है हर एम्प्लॉय के किसमें टैक्सेबल होंगे, लास्ट 10 मिनट्स का नोटिस आ गया चलो। और क्या है, कई परक्विजिट्स होंगे टैक्स फ्री होंगे, मतलब बिल्कुल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे सारे। और क्या है कई होंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में। हम सबसे पहले एक ये लिस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। एक तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है स्पेसिफाइड के अनस्पेसिफाइड के केस में। चलो ये तो हम ऊपर ही देखते हैं, चलो ये तो वैसे क्या होता है टैक्सेबल ऑल एम्प्लॉयज के केस में होता है। तो मतलब RFA हो जाएगा, कंसेशन इन रेंट हो जाएगा, अगर हम रेंट को मतलब कोई कम अमाउंट में चार्ज कर रहे हैं तो वो डिफरेंशियल अमाउंट टैक्सेबल हो सकती है। मतलब एक तो ये होगा कि पेमेंट बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि जैसे मतलब एम्प्लॉयर की लाइफ क्या थी, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी थी, मतलब ऑब्लिगेशन थी, लेकिन उसको पे एम्प्लॉयर ने कर दिया। तो इसका मतलब देखो तुम्हें हम परक्विजिट्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सर्विसेज होने के बाद मतलब उससे वो उसे अमाउंट मिलती है, मतलब क्या कि मतलब उसे पे किसको करना चाहिए था, एम्प्लॉय को। और उसने वो सर्विसेज मतलब जो भी थी मतलब उसने वो रेंडर कर दी होंगी मतलब अपनी। अब उसको पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, उसका मतलब रीइंबर्स कर रहा है एक तरीके से, पेमेंट उसके बिहाफ पे कर रहा है। तो वो तभी परक्विजिट्स में आ जाता है, वो परक्विजिट के अंदर, क्योंकि वो हमने एम्प्लॉय को अमाउंट नहीं दी, हमने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है। ये डिफरेंस होता है, अगर हम एम्प्लॉय को देते तो ना वो हमें, तो शायद अलावेंस के केस में भी कवर हो सकता था कि हमने उसे अमाउंट ही दे दी कि तू अब आगे कर लियो इसको जैसे ही करना होगा। हमने पूरी मतलब लमसम अमाउंट दे दिया, पर मंथ के बेसिस पे दे दी, तो वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान लो इफ डोमेस्टिक सर्वेंट एंगेज बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रीइंबर्सेस द सैलरी पेड टू सर्वेंट। अब वही हो गया ना, देखो रीइंबर्सेस आगे बाद में उसने रीइंबर्स कर दी, तो वही हो गया, अब इस केस में टैक्स हो जाएगा बस सीधा सा। और क्या लिख रखा है वैसे पूरा पढ़ते हैं, द सैलरी पेड टू द सर्वेंट इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन विद द एम्प्लॉय व्हिच हैव बीन डिस्चार्ज्ड इफ द एम्प्लॉयर डिड नॉट रीइंबर्स द सेम। दिस पर ठीक है, दिस परक्विजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ये सारे में टैक्सेबल होता है, अमाउंट पेबल डायरेक्टली टू द लाइफ ऑफ FSC। RPF मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मतलब आर ऊपर वाला था, और रेंट फ्री अकोमोडेशन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या लिख रखा है कि जो कोई शेयर थे, जो शेयर्स या सिक्योरिटी थी, अगर वो कोई कंसेशनल अमाउंट में मतलब थोड़ी सी लेस अमाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी उससे,
कंसेशनल रेट पे, मतलब कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, तो उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। ये थोड़ा सा नया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। क्या लिख रहे हैं, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन, क्या लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, अमाउंट मेड टू द अकाउंट ऑफ एसएससी बाय एम्प्लॉयर इन आरपीएफ, इन एनपीएस और इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। देखो हमने ऊपर एक तो आरपीएफ पढ़ा था ना कि आरपीएफ में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एक एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में, एक अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर। तो उस केस में क्या लिख रखा है, अमाउंट एग्रीगेट ऑफ, मतलब आरबीएफ में जितनी करवाएगा, एनपीएस में जितनी करवाएगा, टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स 7,50,000। अब इस केस में क्या लिख रखा है, मान लो अगर एम्प्लॉयर ने, बताऊं देखो, मैं इसको ना कॉपी करता हूँ, रुको एक सेकंड जल्दी से, कॉपी, इसमें ना तो एग्जांपल से इसको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन 8 लिख के कंट्रोल बी, अब ये चीजें है ना, तो मतलब इसमें लिख रखा है अगर मान लो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, एम्प्लॉयर कंट्री है, आरपीएफ के अंदर है मान लो 6 लाख, मतलब 6 लाख तो छोड़ो, 3 लाख मान लो, 3 लाख इसमें किया है, इसमें किया है उसने 2 लाख मान लो, और इसमें सुपर एनुएशन फंड में कर दिया 3.5 लाख मान लो, अगर एग्जांपल ही ले रहे हैं। तो इस केस में इसमें इसका जो प्रोविजन था उसका क्या मतलब था कि जो एग्रीगेट अमाउंट है ना तीनों के केस में, जैसे आरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या लिमिट थी, 12% वाली थी ना, कि इन एक्सेस होगी वो टैक्सेबल होगी। तो मान लो ये 12% से, मान लो ये थी कि एज्यूम कि ये 12% से लेस थी, एज्यूम लेस देन 12% मान लिया, तो मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं हुई होगी उस केस में। एनपीएस के केस में हमें डिडक्शन मिल जाती है वहाँ पे, मतलब मिल जाएगी हमें 86D1 के अंदर। और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर मान लो उसने 3.5 कर दिए, तो देखो इसमें क्या होगी, 3 लाख, 2 लाख और टोटल अमाउंट कितनी होगी, 8.5 लाख। तो यहाँ पे लिख रखा है कि 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होएगी वो, मतलब 7.5 लाख तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब जितना उसने एक्सेस कंट्रीब्यूशन करा होगा ना, खाली इन 3 अकाउंट्स के अंदर, इन 3 मतलब फंड्स के अंदर, तो जितना एक्सेस ऑफ 7.5 लाख होगा ना, वो उतना का उतना टैक्सेबल हो जाएगा सारा का सारा। ये अपना ध्यान रखना है यहाँ पे। और ना हम इसका मेरे अकॉर्डिंग ना एक बार ये फिर भी पूछ लेना कि विच एवर इज बेनिफिशियल ऑफ एसएससी होगा कि नहीं होगा, कि मान लो जैसे नहीं, वो इसको क्या, ये एसएससी का बेनिफिशियल नहीं होगा। ये सर ने बताया कि अमेंडमेंट आई है, जैसे वो हाँ एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बचाता है, सेव करता है कि वो लेस देन 12% करता है कंट्रीब्यूट। तो करेक्ट, हाँ अगर वही सीड करेगा 7,50,000 तो तब भी वो टैक्सेबल होगा। 12% वाला टैक्सेबल हो जाएगा फिर, मतलब क्या, मतलब डिफरेंशियल 12% जो टैक्सेबल होगा ना। exceed करे। हम्म। करेक्ट, ठीक है, बस वही है, मतलब क्योंकि अमेंडमेंट हमारे उस केस में नहीं थी ना। ये अभी जब रिसेंटली सर ने पढ़ाया ना, तो फिर मैंने पूछा था हाँ, कि ये अमेंडमेंट है, तो सर ने कहा था हाँ। इसको ना थोड़ा ध्यान से करके जाना इस पॉइंट को, ये हमारे टाइम में नहीं थी, और मतलब तुम्हारे में आ सकती है, ये वाला एमसीक्यू केस में आएगी, एमसीक्यू में, तो इसको थोड़ा सा करके जाना। अब इसमें वही, अब इसमें क्या लिख रखी है, एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया, सिमिलर नेशन बेस्ड ऑन आरपीएफ एनपीएफ और अप्रूव which is included in total income previous year, ठीक है, completed. In other words, interest, dividend, other amount of similar on the amount is included in total income under section 1712B5। अब इसका इसका भी मतलब यही है ना कि जो अगर हमें इंटरेस्ट की अमाउंट मिली होगी वो भी ऊपर वाले के अंदर टैक्स ऐड हो जाएगी। हाँ, एक ही कंसेप्ट बताया था सर ने कि अगर वो कंट्रीब्यूट करता है 7,50,000 एक्सीड करे, मतलब अमाउंट के अगर तौर पे नहीं, होगा। अगर वो उसे जैसे उसे मान लो 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, टोटल कंबाइंड मान लो, तो 50,000 को तुम ऊपर इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगी। भैया मुझे ना वो पेज नहीं मिल रहा जहाँ सर ने लिखवाया है, तो मैं आपको ना वो सेंड चलो कर दूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब हाँ, हाँ फिर भी ना तो अगर फिर देख। अगर उस पेज पे अगर, हाँ उस पेज पे अगर ना लिख रखा हो ना,
तो एक बार सर से क्लैरिफाई कर लेना। अगर मान लो कि ऐसा एग्जांपल लेना कि जैसे कंट्रीब्यूशन मिला के अगर मान लो तुम्हारा आ रहा है 7,20,000 और इंटरेस्ट तुम्हें मान लो एग्रीगेट अगर तीनों से मिला है 50,000 का तुम्हें, तो देखो अगर तुम उसको 50,000 को इंक्लूड करना है कि तुम ये पूछना, क्योंकि अगर इंक्लूड कर दोगे तो 12,000 टैक्सेबल हो सकता है। तो कुछ ऐसा केस बनाना, मतलब सर से पूछना कि जो इंटरेस्ट या डिविडेंड की अमाउंट को इंक्लूड करने के बाद वो 7.5 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो एक बार सर से क्लैरिफाई कर लेना ये जो इंटरेस्ट डिविडेंड है वो ऐड करना है कि नहीं करना हमें। ठीक है एक बार ये क्लैरिफाई कर लेना फिर भी। सर ने लिखवाया था, बट मैं अभी वही पेज ही ढूंढ रही थी जहाँ लिखा है, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो जैसे मिलता है फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ ओके चलो ठीक है। अब देखो अब ये जल्दी से कवर करते हैं, लास्ट 1 मिनट है। इंटरेस्ट हम आगे पढ़ेंगे इसके कैसे कंप्यूटेशन करेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस वही आएगा अभी आगे। कंसेशनल फूड के केस में 50 पर प्लेट मतलब उसकी आ जाती है पर डे की, मतलब उसकी लिमिट हो जाती है। गिफ्ट वाउचर की वो एग्जाम 5,000 की होती है और पूरा टैक्सेबल होगा वो आएगा। क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब उसमें मतलब एक्सपेंडिचर ये मतलब ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट है, यूज और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट वाला। और कोई अदर बेनिफिट मिल रहा है और वैल्यूएशन, मतलब इसको हम आगे कवर करेंगे। हम्म, और अब ये टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन ऑल केसेस, ये सारे के सारे सब्सिडाइज रिक्रिएशनल, चलो हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे। चलो आज का सेशन एंड करते हैं। सेशन कल मतलब लगा रहे कल तक एंड हो जाएगा हमारा सैलरी का, मतलब कल के 1-2 सेशंस करके। भैया हाँ हाँ कल जो है हमारी ना अकाउंट्स की क्लासेस हैं, अंशु सर ले रहे हैं रिवीजन क्लासेस हाँ 8:30 से लेके 1